एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। देखो, बेरोजगारी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन ब्रॉडली जो इकोनॉमिस्ट हैं सबसे पहले तो ब्रॉड लेवल पे दो कैटेगरीज वो डिफाइन करते हैं। कहते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, एक होती है अपनी इच्छा अनुसार और एक होती है अपनी इच्छा के विरुद्ध, यानी कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। समझते हैं इसको क्या होता है। एक है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। नाम से ही पता लग रहा है वॉलंटरी मतलब कोई पर्सन चाह रहा होगा या कोई पर्सन चाह रही होगी। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर जो पर्सन जो हैं वो काम करने के केपेबल तो हैं, लायक तो हैं, यानी कि 15 से 60 साल उनकी एज भी है, वो मेंटली फिट प्लस फिजिकली फिट है, और इसके साथ साथ वो काम कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर बस ये वाली चीज़ है, लेकिन दे आर नॉट विलिंग टू वर्क। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? पर्सन यहां पर काइंड ऑफ, एक बात बता रहा हूं मैं, हरामखोर है, ठीक है। जहां बैठे बैठाए वो चाहता है खाना, जहां पर जॉब्स अवेलेबल हैं बट द पीपल आर अनविलिंग टू डू देम। इन अदर वर्ड्स, वो जानबूझकर बेरोजगार बनकर बैठे हुए हैं। दे आर अनएम्प्लॉयड बाय देयर ओन चॉइस। अब ऐसे लोग जो हैं वो एज के हिसाब से प्रोडक्टिव लोग तो हैं, हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली ये देश के लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बाय इकोनॉमिस्ट डैट ये जो कैपिटल क्रिएशन कर सकते हैं या इकोनॉमी के इंजन में बूस्ट ला सकते हैं, ये अपनी जवानी वेस्ट कर रहे हैं और इकोनॉमिक एफर्ट इनकी साइड से बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब ये तो चलो कि इकोनॉमिकल एंगल हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि पर्सन हो सकता है उसने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह करी, एमबीए वगैरह करी, या जो भी मतलब करा उसने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह, उसके बाद पर्सन को एक प्राइवेट नौकरी ऑफर हो रही है, लेकिन उसने घर पे बात करी तो उसके घर वालों ने बोला नहीं कोई बात नहीं, हम कुछ सालों तक तुम्हारा खर्चा उठा सकते हैं, अगर तुमने मन बनाया तो कोई बात नहीं, अच्छे से तुम प्रिपेयर करो यूपीएससी के लिए, तुम्हें कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है तो डोंट वरी, हमारे पास इतना है कि हम बैठे बैठे मतलब तुम्हें खिला सकते हैं। तो पर्सन घर पे बैठ गया। यहाँ पर हमेशा इसको नेगेटिवली नहीं लेना है कि मतलब ऑलवेज पर्सन हरामखोर नहीं है। हो सकता है वो किसी ऐसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, जानबूझ के उसने, ऑब्वियसली बात है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब तो यही है कि जानबूझकर उसने चूज़ करा है। यहाँ पर पर्सन के बहुत सारे मकसद हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन ज़रूरी नहीं है कि जॉब करेगा। अब जॉब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, ऐसा इकोनॉमी में माना जाता है कि जॉब से ही पैसे आते हैं। जॉब से बल्कि पैसे नहीं आते हैं, पर्सन अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो इंडिया में उससे ज़्यादा पैसे आते हैं। और वो काम अगर पर्सन बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम को अगर क्रिएट कर ले, अगर अपने दरवाजे खोल ले, तो यहाँ पर पर्सन की डेफिनेशन बन जाएगी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। जैसे कि मैंने बताया था कि यूपीएससी की फील्ड में आपको हर तरह की बेरोजगारी देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो काबिल लोग हैं, यानी कि एबल बॉडीड पर्सन्स, वो काम करना चाह रहे हैं, इनके अंदर हरामखोरी नहीं है, दे आर विलिंग टू डू वर्क, दे आर विलिंग टू डू जॉब, लेकिन ये अनएम्प्लॉयड है, ये बेरोजगार रह गए हैं ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है इकोनॉमी के अंदर, इसलिए ये बेरोजगार हैं अगेंस्ट देयर विश। ये नहीं रहना चाहते बेरोजगार, लेकिन जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है। जहाँ पर भी जाते हैं वो कहते हैं इतनी वैकेंसी नहीं है, इतना जॉब अवेलेबल नहीं है, इतनी सीटें खाली पड़ी हुई, जब कुछ आपके लिए काम होगा तब हम आपको बताएंगे। तो ये जो लोग हैं दे आर इंक्लूडेड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर इनको डाला जाता है। अब ये जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है ना, सबसे पहले तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इस इसकी बड़ी सारी सब कैटेगरीज होती है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो बेरोजगारी है, ये एसोसिएटेड है देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से।
इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के दो मतलब होते हैं, एक बढ़ती हुई आबादी, ऑब्वियसली रीजन उसका सेक्स, एंड दूसरा स्लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, जब डिमांड, लेबर की डिमांड जो है वो कम हो जाए सप्लाई ऑफ लेबर के कंपैरिजन में, क्यों? सेक्स की वजह से, बढ़ती हुई आबादी की वजह से, यानी कि जो लेबर की सप्लाई है, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है डिमांड से। और दूसरी चीज़ ये है उनकी इमोबिलिटी की वजह से। ठीक है, यही है ना, डिमांड फॉर लेबर फॉल शॉर्ट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ज़्यादा है, समझ गए ना इस लाइन का मतलब? मतलब लेबर्स की जो सप्लाई है वो ज़्यादा है, वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आबादी ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग काम के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन उतनी उनसे काम करवाने की डिमांड नहीं है। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है, अच्छा मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब पर्सन प्लेस ए से आराम से प्लेस बी तक मूव कर सके, ठीक है, इन सर्च ऑफ वर्क। ये जनरली अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं तो ये लेबर की कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो जब डिमांड लेबर की कम हो जाए इन कंपैरिजन टू सप्लाई ऑफ लेबर, यानी कि लेबर्स भर भर के काम करने वाले लोग जो है वो भर भर के अवेलेबल है, उनकी सप्लाई भर भर के अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन इकोनॉमी के अंदर इतनी डिमांड नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इकोनॉमी के स्ट्रक्चर की वजह से। इकोनॉमी में इतनी डिमांड नहीं है लेबर की किसी भी काम के लिए, लोग बहुत हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी हो नहीं रही है। अब ये देखो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगी कि अगर इकोनॉमी के पहिए ही नहीं घूम रहे हैं ना, तो इकोनॉमी को पुश करने के लिए कोई पर्सन से ये कहेगा कि 60 लोग खड़े हैं, वो ये कहेगा 10 लोगों की ज़रूरत है, बाकी 50 लोग की ज़रूरत नहीं है इसको धक्का देने के लिए, ऐसा समझ जाओ उसको। तो वो 50 लोग फालतू हैं, वो फालतू में चल रहे हैं, वो मतलब हाथ नहीं लगाएंगे उस बस को धक्का देने के लिए, और यहाँ पर बस है हमारी इकोनॉमी। अगर ऐसा है, ठीक है, जहाँ पर हमने बात करी थी ना नेशनल इनकम के अंदर, जैसे हम लोग ये बात बोलते थे इकोनॉमी के अंदर एवरीथिंग शुड वर्क एट इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी, बोलते थे ना हम लोग, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी पे वो अपने काम करें, फुल रिसोर्स पोटेंशियल के लेवल पे अपने काम करें। यानी कि यहाँ पर क्या है कि पर्सनस हैं, काम करना चाह रहे हैं, अवेलेबल हैं, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ऐसा कि काम अवेलेबल ही नहीं है, काम धंधा है ही नहीं इकोनॉमिक, उस इकोनॉमी के अंदर ना हाईवे बन रहे हैं, ना रेलवे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बड़े बड़े टाइम से, सब ढीला ढीला फीका फीका सा माहौल चल रहा है, तो ज़्यादातर लोग बेचारे घर पे ही बैठे रह जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है बेरोजगारी की, साफ सीधी तौर पर देखने को मिलेगी, और यहाँ पर लोगों की गलती नहीं है, यहाँ पर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की गलती है। सरकार वेरियस प्रोजेक्ट्स वगैरह अनाउंस नहीं कर रही है, उससे कतरा रही है, सरकार पैसे नहीं लगाना चाह रही है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जहाँ पर लोग जो है एक पर्टिकुलर रीजन के जॉब पा सकते हैं, चाहे भले ही कुछ टाइम के लिए पा सकते हैं, लेकिन जब कुछ प्रोजेक्ट ही नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की क्रिएट ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब जो काबिल लोग हैं भी 15 से 60 साल के, दे आर फिजिकली एंड मेंटली एबल टू डू वर्क, दे हैव विलिंगनेस ऑल्सो टू डू वर्क, फिर भी नहीं कर पाएंगे। और दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉस्ट, यहाँ पर ऑल्सो लिखा हुआ है, यानी कि ऐसा नहीं है हमेशा सर्विस की वजह से, लेकिन कभी कभार इससे भी होती है ड्यू टू द स्किल मिसमैचेस। इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा, वर्ल्ड में बढ़ती हुई डिमांड के बेसिस पर आपकी कंट्री ने, आपके एजुकेशन सिस्टम ने जो आपको स्किल्स दी, वो वास्तविकता में आजकल जो नौकरियां मिल रही हैं जिसमें जो डिमांड है वो तो कभी किसी ने सिखाई नहीं। डिग्रियों में आपके पास परसेंटेज तो है लेकिन स्किल्स नहीं है, तो कंपनीज में जा जाकर या इंटरव्यू देकर इधर उधर जगह पर पर्सन रिजेक्ट होता चला जा रहा है। ये वही वाली बात है, अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं, स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट या एमबीबीएस डॉक्टर में भी अगर पर्सन गोल्ड मेडलिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स और इंटरव्यू निकल जाएंगे श्योर श्योर तरीके से।
समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या है, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉज्ड, ये जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है स्किल मिसमैच की तरफ से, स्किल मतलब स्किल मिसमैचिंग की होने की वजह से, यानी कि जो इकॉनमी में स्किल्स की डिमांड है और जो पर्सन्स ने एक्चुअल में स्किल्स जो हैं जो सीखी हुई हैं, इनका तालमेल करेक्ट नहीं बैठता। और ये मेन प्रॉब्लम है हमारे देश में। क्या है कि परसेंटेज तो चलो यार, खिड़की से बाहर चिट्ठी फेंक फेंक के भी ला सकते हैं, वो तो कोई टेंशन नहीं है। टीचर से अफेयर चल रहा हो तब भी ला सकते हैं, वो भी टेंशन नहीं है। परसेंटेज लाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन चीज़ है स्किल कैसे लाओगे। और इसके लिए बेस्ट चीज़ है कि जो स्किल मिसमैच है, थ्री इडियट्स मूवी के अंदर जो उसके पास डिग्री होती है, जावेद जाफरी के पास, उसके पास कोई स्किल नहीं है, इसका मतलब सिर्फ डिग्री है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लॉन्ग टर्म। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ उसको आप ऐसा मान लो कि वो बेरोजगार था, वो तो एक बात बता रहा हूं मैं कि ओरिजिनली जाकर कर कोई उससे पूछ ले। जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं। देखो, हमारे घरों के आसपास या आपके रीजन में कोई हो सकता है गाड़ी सुधारने वाला, स्कूटी सुधारने वाला, बाइक वगैरह सुधारने वाला हो, ठीक है, जो कि इतना बढ़िया काम करे वो मैकेनिक कि आप सोच नहीं सकते। एक आईआईटीएन पूरा पढ़े लिखने के बाद, एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनने के बाद, वो हो सकता है एक गाड़ी का पंचर भी ठीक ना कर सके। किताबी ज्ञान से कोई पंचर ठीक करना थोड़ी ना आ जाएगा, या फिर कोई गाड़ी बनाना या फिर उसका इंजन ऑयल बदलना थोड़ी ना आ जाएगा। लेकिन फिर भी चलो यहां पर इस जगह पर डिग्री की वैल्यू है। और कभी कभार इकोनॉमी में ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह पर डायरेक्टली स्किल्स देखी जाती हैं आपकी वेरियस जॉब्स के अंदर, और पर्सन की वो मैच नहीं करती तो उसको निकाल दिया जाता है वहां से। क्या कह रहे हो? हाँ, हाँ। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर। ये ज़्यादा लंबे समय तक चल सकती है। पता है क्यों? क्योंकि इसको अब एकदम से सीखा नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब मैं एक बात बताता हूं। जैसे आजकल किसी भी विभाग के अंदर, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, छोटी से छोटी नौकरी हो, इतना एक्सपेक्टेड है कि अगर आपको बैठ कर वहां पर कोई डेस्क की जॉब चाहिए, आप एटलीस्ट कंप्यूटर लैपटॉप चलाना जानते हो। इतनी तो रिक्वायरमेंट है ना। लेकिन अब आज के टाइम में 50+ आदमी, जैसे 60 तक तो एक प्रोडक्टिव बंदा बन ही जा रहा है ना, वो काम कर सकता है। 50+ आदमी जिन्होंने अपने ज़माने में कंप्यूटर नहीं सीखा, कुछ भी नहीं जानते वो कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह के बारे में, तो यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे जॉब मिलने से। कि जब इतना ही नहीं आता है, देखो तुम फील्ड वर्क कर नहीं पाओगे 50+ अगर हो तो, है ना। बाकी कोई काम कर नहीं सकते हो जिसमें पसीना बहाना पड़े। बैठे बिठाए अगर पोस्ट मिल रही तो बैठे बिठाए कोई अब जो है पेपर वर्क अब बहुत कम हो गया इंडिया के अंदर। अब डिजिटल सेटअप आ गया है, लेकिन उसको चलाने से कई लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होता कि उनको नहीं चलाना आता। ठीक है, और उसकी वजह से दे आर रिजेक्टेड। अब यहां पर क्या है, यहां पर डिग्री वगैरह पर्सन के पास अपने जमाने की कोई भी हो, वो ट्रिपल MA हो इंग्लिश के अंदर, वो डबल MA हो साइकोलॉजी के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये पूछेंगे कंप्यूटर चलाना आता है, और पर्सन ने बोला नहीं, निकल लो बाहर। समझ गए? ये चीज है। पहले वाला समझ में आ गया ना। और यहां पर किसको कोसा जा रहा है पहले वाले पॉइंट के अंदर, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर कौन कौन फेल हो गया इस पर्सन को स्किल प्रोवाइड करवाने से? देश की व्यवस्था, सरकार। कि एजुकेशन तो सिखाई गई, शिक्षा तो सिखाई गई, प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारी जो है परसेंटेज को पाने के लिए बंदे को प्रेशर कुकर तो बनाया गया, लेकिन स्किल जो कि रियल इकोनॉमिक डिमांड से मैच करे वो नहीं सिखाई गई।
अब हमारे देश में कोई भी फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल एजुकेशन की बात ही नहीं करता है। रियल ग्राउंड्स में सबको बड़े होकर एक ही चीज चाहिए कि पैसा कमाने के तरीके बताओ। क्योंकि जिस अच्छे रास्ते पर चलकर जो हमें सपने दिखाए जाते थे, तो ह्यूमैनिटीज वगैरह बैकग्राउंड वाले के पास, और ह्यूमैनिटीज तो छोड़ो, आजकल किसी की भी बात सिर्फ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, इनफैक्ट एमफिल पीएचडी करने के बाद भी कोई शोर शोर कोई नौकरियां नहीं है। स्कूल के टीचर बीएड बनकर भी बना जा सकता है, और हो सकता है कि पीएचडी और एमफिल करने के बाद भी सैलरी में ज्यादा फर्क ना हो स्कूल टीचर की। क्योंकि स्कूल वाले कितना ही दे लेंगे फिर उसको, ये थोड़ी ना कि आपके पास पीएचडी की डिग्री आई है तो आपके 1 करोड़ रुपए सैलरी कर देंगे स्कूल वाले। या आप कॉलेज में पढ़ा रहे हो तो कुछ ऐसी सैलरी आपकी इतनी हैंडसम हो जाएगी कि हर महीने आप एक फरारी ले पा रहे हो। हमारे देश में पर्सन्स को मेन चीज नहीं सिखाई जाती, स्किल ऑफ ट्रेडिंग, स्किल ऑफ इन्वेस्टिंग, या फिर हाउ टू मेक मनी इन रियल लाइफ। क्योंकि रियल लाइफ तो सिर्फ ऐसे ही चलती है। जब तक इंसान ये सोचता है कि पैसा कमाने के तरीके, तब तक उसको अपने आप पे डाउट होने लग जाता है कि मैंने तो जितनी डिग्रियां कर ली, कुछ भी कर ली, फिर भी जॉब नहीं मिल पा रही। और ये सिर्फ होता है देश की वजह से। इंसान यहाँ पर बेकार नहीं है, इंसान यहाँ पर हरामखोर नहीं है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में कंट्री के स्ट्रक्चर के अंदर, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के अंदर वीकनेसेस है। ये वाली बात समझ में आई अच्छे से डिटेल में, प्रतिष्ठा, मयूर? ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। ये दूसरा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज? ये वाली कैटेगरीज कौन सी वाली? हाँ, ये इनवॉलेंट्री है ये। हाँ, ये वाली जो कैटेगरीज हैं, सॉरी, हाँ मैं बताना भूल गया, ये इनवॉलेंट्री है। अब यहाँ पर पर्सन ऐसा थोड़ी ना है कि यार ये वो काम नहीं करना चाह रहा, वो नहीं करना चाह रहा। इसकी इनवॉलेंट्री की ही कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है। वॉलंटरी की काय को कैटेगरी होंगी? अब वॉलंटरी में तो सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है भाई, पर्सन जब उसने ठान ही लिए जब काम ही नहीं करना, तो फिर उसकी क्या कैटेगरी होंगी? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। गलतियां करिए, देखो इसलिए नितिन सिंघानिया में इसलिए बोलता हूँ कि 100% रिलायबल, मैं इसलिए सिर्फ उसको भी लेकर चलता हूँ, सीबी सचदेवा को। यही फ़ायदा हमारे फाउंडेशन कोर्स का और बाकी लोगों का जो कि सिर्फ ये वाली वीडियोस पे रिलाई करेंगे। काम तो उनका हो जाता है, लेकिन फिर हिडन चीज़ें फिर हमें बहुत सारी पता है ना फाउंडेशन कोर्स में। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इफ अ पर्सन डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। देश में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, अगर पर्सन उसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, और इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, अगर वो मेल या फीमेल पर्सन कोई भी है, इफ ही और शी कैन बी रिमूव फ्रॉम द वर्क विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्टिवली एडवर्स विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी एडवर्सली, प्रोडक्टिविटी इससे हार्म नहीं होगी और उसको फिर भी उससे निकाल दिया जाए उस प्रोडक्शन से, इस सिचुएशन को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट माना जाएगा और पर्सन को बोला जाएगा ही इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। यहां पर ऐसा देखा जाता है, अभी मैं आपको और बताता हूं, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ना लेबर की, वो बिल्कुल जीरो है। यानी कि उसके होने या ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता। ये होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, कि पर्सन अगर उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो कितनी प्रोडक्टिविटी वो ऐड कर रहा है, तो उसका नेट रिजल्ट निकल कर आया ही और शी इज एडिंग जीरो प्रोडक्टिविटी। ये एग्रीकल्चर के अंदर एक कॉमन फिनोमिना होता है, और स्पेशली ये डेवलपिंग कंट्रीज या फिर लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज और कंट्रीज के अंदर देखा जाता है। ये मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, ये चीज़ ना स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के जो चैप्टर था जो 9th क्लास का, उसमें दे रखा होता है ये सबसे पहले चैप्टर के अंदर, कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ का एक रेगुलर फीचर है। 9th क्लास की इकोनॉमिक्स के अंदर दे रखा होता है ये एक एग्रीकल्चर फील्ड है। एक फैमिली है, वो अपने इस खेत में
खेती करते हैं, ठीक है। जो वो खेती करते हैं, तो यहाँ पर इतना बड़ा उनका खेत है कि खेत के साइज के हिसाब से अगर रेगुलरली या इरेगुलरली भी लोग चाहिए हो तो वो 5 मोर देन इनफ है। फैमिली में टोटल जितने लोग 15 से 60 साल के हैं, ऐसे टोटल फैमिली के अंदर 8 लोग हैं टोटल। 5 लोगों की जरूरत है अगर इस जमीन से, इस खेत से बेस्ट प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन करनी है, तो 5 लोग आर मोर देन इनफ। बाकी 3 को कहीं और काम धंधा नहीं मिलता है, जगह दूर है, वो गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते, दूसरे शहर में काम वगैरह नहीं करना चाहते, फिर उनको पता भी नहीं है कि काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर चाहे वो विलिंग है चाहे नहीं है, उनके पास अभी काम अवेलेबल नहीं है, तो बाकी 3 भी इस खेतीबाड़ी में लग गए अपने खेत में। अब यहां पर मैंने आपसे क्या बोला, चाहे रेगुलरली चाहे इनरेगुलरली अगर इस खेत से बेस्ट प्रोडक्टिविटी चाहिए तो 5 लोगों से ज़्यादा आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन ये बाकी 3 भी ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ करना कि चल हम पेस्टिसाइड छिड़क देंगे, वीडीसाइड छिड़क देंगे, हम कुछ ना कुछ पानी डाल देंगे, हम एक बारी ट्रैक्टर से जो है क्या कहते हैं, हम एक बारी उससे खेत जोत देंगे, या कुछ ना कुछ हम काम कर देंगे। लेकिन इनके होने या ना होने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये एक्स्ट्रा है। यहाँ पर घर में लोग कितनी कामवालियां लगाते हैं बताना जरा, कितनी बताओ। नहीं, कितनी लगाई जाती है, आप कितनी लगाना पसंद करोगे? मिनिमम 1 लगाई जाएगी, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि 3, ये तो मोर देन इनफ है ना, इससे ज़्यादा तो नीड नहीं है ना। लेकिन 2 और कह रही हैं कि मतलब टोटल, मतलब वो है एक परिवार से जो 5 लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम हमारे घर में 2 और फालतू बैठी रहती हैं, उनको भी और लगा लो। तो एक बार बताना, इनके आने या ना आने से आपका घर क्या कुछ ज़्यादा साफ या ज़्यादा बर्तन चमकेंगे क्या, या ज़्यादा छत और दीवारें साफ हो जाएंगी, या फिर डबल पोछा ट्रिपल पोछा लगने के बाद क्या फर्श, क्या कोई मार्बल, क्या ताजमहल बन जाएगा आपका घर? नहीं ना। ये चीज़ है, इनके होने या ना होने से ये जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो 3 लोग हैं ना, ये जो 3 लोग हैं, ये लग रहा है कि ये एम्प्लॉयड हैं, लेकिन एक्चुअली ये डिस्गाइज तरीके से अनएम्प्लॉयड है, नकाब पहना हुआ है इन्होंने, कुछ है नहीं। तो यहां पर ऐसा चीज़ है, जैसे कोई एक पर्सन है, जैसे मान लो प्रतिष्ठा, उसने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करी, सब कुछ करा, पूरी डिग्री हो गई, काफ़ी टाइम हो गया उसको, 24 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। उसके बाद अल्टीमेटली उसके पूरे के पूरे खानदान की जो पीढ़ियां थी वो फैमिली बिजनेस ही संभाल रही थी, और उसने कोई जॉब नहीं करी, फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। अब वो कुछ ऐसा तो है नहीं कि उसके एंट्री होने की वजह से आसमान की ऊंचाइयों पे छू जाएगा एकदम से पहले दिन ही उसने एंट्री अगर सीख करी है अपने फैमिली बिजनेस के अंदर। उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर अभी बात वो है कि अभी वो, अगर जो मैंने एग्जांपल दिया उसके हिसाब से सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, वो अभी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। अगर फर्क नहीं पड़ता उसके इन्वॉल्व होने से पूरे, मैंने कंडीशन आपको तब बोली जब पूरा का पूरा खानदान उनका इन्वॉल्व है उस बिजनेस के अंदर। सारे काम, चाचा चाचा के बच्चे, ताऊ जी के बच्चे, बुआ बुआ के बच्चे, सारे लोग उसी में इन्वॉल्व हैं, पीढ़ियों से काम चला रहा है। तो अब तो वही पर्सन करेगा ना कि हाँ मैं थोड़ा सा माल का आना जाना देख लूंगा, मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड बना लूंगा, ठीक है, या फिर मैं क्या कहते हैं अकाउंटिंग काम संभाल लूंगा। ये चीज़ है। तो ये कॉमन फिनोमेना एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है ना लेबर की, जैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ना, इसका मतलब ये होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का मतलब ये होता है, याद है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने एक बताया था, हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट पिलर होता है, इंपॉर्टेंट पहलू होता है देश के इकोनॉमिक इंजन को चलाने के लिए। ये जो देश के जो है ना, जो जो ये पहिए चल रहे हैं, जो इसमें पेट्रोल डाला जा रहा है, ये जो पेट्रोल है एक एक पर्सन का खून पसीना मेहनत है उसका, हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट है इस देश के इकोनॉमिक पिलर में, इसको चलाने के लिए।
यही है, ये जो मैं कहता हूँ ना बार बार कि इस देश का इकोनॉमिक पिलर, इसको चलाने के लिए, इसके देश की इकोनॉमिक गाड़ी घसीटने के लिए, इसी को कहते हैं कि हर एक पर्सन एज अ लेबर कितना कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी के अंदर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कैसे भी करके मतलब इस देश के पहियों को चलाने के लिए, इसको कहा जाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यहाँ पर लेबर का मतलब सिर्फ वो नहीं है आप सोचो कि पसीना निकालता हुआ मजदूर, दिहाड़ी करता हुआ मजदूर, लेबर सब हैं जिनके पास जॉब है। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब वो देश में कितना ऐड कर रहे हैं, उस इकोनॉमिक पहियों को घसीटने में, कितनी तेजी से घसीटने में कितना योगदान है इनका। तो इसका डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में इनका रिजल्ट निकल कर आता है घंटा योगदान नहीं है, जीरो योगदान है, कहने के लिए एम्प्लॉयड दिख रहे हैं, ये भ्रम है। दिस इज जस्ट अ इल्यूजन, डिस्गाइज है ये सारी चीजें, मास्क लगाया हुआ है, नकाब लगाया हुआ है, सब धोखा है ये। दे आर एक्चुअली नॉट एम्प्लॉयड। ये है, समझ में आया डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का मतलब। अब याद आ गया होगा, वैसे हमने पढ़ा है ना, 9th-10th क्लास में हमने पालमपुर और उन सब में 10th क्लास के बोर्ड में पढ़ते थे इसको हम। ठीक है, उसके बाद फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, इस तरह की बेरोजगारी जनरेट होती है ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशंस। यहां पर पर्सन की गलती नहीं है, कोई उसके अंदर हरामखोरी नहीं है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी ठीक चल रहा है, लेकिन मार्केट कंडीशंस कुछ ऐसी हो गई कि किसी किसी चीज की डिमांड बढ़ गई, किसी किसी चीज की डिमांड कम हो गई, या इधर उधर स्ट्रक्चर उथल पुथल हो गया। समझाता हूं अभी कैसे। यहां पर जो कुछ वर्कर्स हैं वो टेम्पररी तरीके से, वर्ड्स पे ध्यान देना, टेम्पररी तरीके से दे आर आउट ऑफ वर्क ड्यू टू रीजन सच एज स्ट्राइक्स, ये कंपनी ने उनको ले ऑफ कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, या जो वो टाइम गैप है जब वो एक जॉब से बड़े टाइम से सोच रहा था एक पर्सन, मैं यार जॉब चेंज करना चाह रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, अब मैं दिल्ली से मुंबई जाना चाह रहा हूँ, मुंबई से बेंगलोर जाना चाह रहा हूँ। तो वो जो चेंज हो रहा है उसका जॉब, या फिर उसको कोई ये बोल रहा है कि यार देखो 5,000 कम मिलेंगे लेकिन तुम अपने घर पे रह के वर्क फ्रॉम होम कर लो। तो पर्सन ये बड़े टाइम से ख्याल बना रहा था लेकिन अब उसको टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो अब वो अपने होम टाउन ही जाकर रहना चाहता है। कोई बात नहीं, भले ही 5,000 कम मिल जाए। तो पर्सन सोचता है इतना तो पीजी वीजी और इधर उधर ट्रैवल ट्रैवल में लगी जा रहा था, वहाँ कम से कम अपना रहूँगा तो ये कपड़ा, खाना, नहाना धोना, कम से कम इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि 10 हाथ रहेंगे मेरा काम करने के लिए मेरे खुद के घर पर, अगर ऐसा कुछ है। ठीक है, लॉकआउट्स कह लो या लॉकडाउन कह लो इसको। ठीक है, इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर, जब लेबर्स इधर से एक रीजन से दूसरे रीजन फॉर ऑब्वियसली बात है फॉर द रीजन ऑफ वर्क, वो अगर मूव नहीं कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से, या देख रहे हो ना, ये टेम्पररी कंडीशंस हैं सारी की सारी, लेकिन कुल मिलाकर बात तो यही है, 100 बातों की एक बात क्या, कि यहाँ पर मार्केट कंडीशंस यानी कि इकोनॉमिक सिचुएशंस कंडीशंस कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से पर्सन कुछ टाइम के लिए काम नहीं कर पा रहा है। अब जैसे लॉकडाउन जब लगा, तो एक बार बता रहा, जितने पायलट वगैरह थे, हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करा था, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर, इंडिगो पायलट वाली बात बताई थी मैंने आपको। अब ये जो पायलट वगैरह थी, हज़ारों जो जॉबें थी जिनको कॉल आ रहा था कि कल से मत आना, अब कंपनी में काम नहीं है, अभी सरकार का कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, पता नहीं लॉकडाउन कितने टाइम तक कंटिन्यू रहेगा, जब कुछ खुलेगा तब हम कुछ बताते हैं। खुलने के बाद भी जो उनका रवैया था, देखते हैं धीरे धीरे करके, जो उनका बहुत पुराना स्टाफ था, बहुत सीनियर, बहुत जो एक्सपीरियंस स्टाफ था, सिर्फ उन्हीं को हायर करा जा रहा था। तो ऐसा क्या था, क्या बाकी लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं था कि लोग काम नहीं करना चाह रहे, लोग पूरी शिद्दत से काम करना चाह रहे थे। लेकिन बात यही थी कि यहाँ पर कंडीशंस ऑफ लॉकआउट्स एंड लॉकडाउन चल रही थी। जब किसी कंट्री में फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी एक रीजन के अंदर स्ट्राइक वगैरह चल रहा है, स्ट्राइक क्या चल रहा है, अब मान लो कि वॉर जोन कोई कंट्री है, कोई कन्फ्लिक्ट कंट्रीज है यहाँ पर, जहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे कश्मीर में ज़्यादातर जैसे जो या फिर नॉर्थ ईस्ट में जैसे इंसर्जेंसी वगैरह रहती है, तो बार बार मान लो कि कहीं किसी रीजन में आफ्सपा रूल लग रहा है, कहीं पर कर्फ्यू लग रहा है, कहीं पर आर्मी जो है वो देखने वो आ रही है, कहीं पर स्कूल बंद है, वो बंद है। तो जब स्कूल बंद है तो उसका मतलब टीचर भी नहीं आ रहे हैं, फिर हो सकता है कि वहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो आनाकानी करने लग जाएं कि पिछले महीने तो स्कूल खुला ही नहीं, हम आपको 5 दिन 10 दिन या 15 दिन की सैलरी दे पाएंगे, या फिर नहीं भी मिलेगी आपको, अभी तो 3 महीने से यहाँ पर कर्फ्यू ही चल रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो, ये मार्केट कंडीशंस हैं। यहाँ पर पर्सन की गलती और उसकी गलती नहीं है, या पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी खराब नहीं है। देश के अंदर बिल्कुल चंगे तरीके से काम धंधा सब कुछ चलने को रेडी है, पर्सन भी करने को रेडी है, और एक नहीं लाखों करोड़ों पर्सन करने को रेडी है, लेकिन मार्केट की कंडीशंस अलाउ नहीं कर रही, किसी एक रीजन की इकोनॉमिक कंडीशंस अलाउ नहीं कर रही है।
और ये कॉमन फिनोमेना हमने देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। जब जो कंपनी के मालिक वगैरह है, जो प्राइवेट कंपनी के जो लोग हैं, वो मतलब अपने उनके मूड स्विंग्स की वजह से मतलब काइंड ऑफ लोग सफ़र करें कि निकाल दिया गया है, या फिर उस वहाँ पर क्या कहते हैं जो इधर भी एक वो होता है ना वर्कर्स का, एक वर्कर यूनियन जो होता है लेबर्स का, तो वो स्ट्राइक पर बैठा हुआ है, वो कह रहा कि काम ही नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ प्राइवेट नौकरी से हाथ जोड़ो, राम राम करते हुए जब तक चल रही है तब तक करो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एंटर इनटू गवर्नमेंट सेक्टर, परमानेंट स्टेबिलिटी एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, लाइफ इंश्योरेंस की तरह, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। उसके बाद साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, नाम से कोई पता चल रहा है साइक्लिकल मतलब बार बार रोटेशन रिपीटेड मोड पे। यहां पर क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से इकोनॉमी के अंदर जो ट्रेड साइकिल्स जो चलती हैं, जैसे कभी रिसेशन का पीरियड आया या डिप्रेशन का फेज़ आया, बिजनेस एक्टिविटीज़ जो कंट्री के अंदर हैं वो बहुत ही ज़्यादा फीके फीके तरीके से चल रही हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गारी क्रिएट हो रही है। यहाँ पर इस तरह की बेरोज़गारी को हम लोग कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये हालांकि टेम्प्ररी और शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन ये कॉमन फिनोमेना है डेवलप कंट्रीज़ का। एकदम से उन कंट्रीज़ के अंदर रिसेशन या डिप्रेशन की संभावना आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर अच्छी खासी इकॉनमी जो है वो बूम करती हुई जा रही है। एक टाइम के बाद इकोनॉमिक बबल इतना स्ट्रांग हो गया कि वो फट गया, और बहुत सारे लोगों को प्राइवेट नौकरियाँ ही हैं, तो उनको बोल दिया जाता है अब मत आना, अब काम नहीं हो पाएगा, अब इकोनॉमी के अंदर रिसेशन चल रहा है, अब थोड़ा सा डिप्रेशन चल रहा है। ये कॉमन फिनोमेना है वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज़ का। देसी बॉयज़ मूवी देखी होगी आपने, जॉन अब्राहम की नौकरी ऐसी चली जाती है, बहुत अच्छा अर्न कर रहा होता, जबकि यही चीज़ है। ऐसे ही ये बेफालतू में मैं इसको ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है, विच आर कैपिटल बायर्स। कैपिटल बायर्स यानी कि इन इकोनॉमीज़ के पास, यहाँ पर वर्ड ये करेक्ट नहीं है एक्चुअली, ये सेंटेंस अच्छा नहीं है जो उन्होंने यहाँ पर लिखा है, ऐसे ही कहीं लाइन से उठाकर पक्का डाल दिया होगा। ये कॉमन फिनोमेना जो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर है, यहाँ पर विच आर कैपिटल बायर्स ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कंट्रीज़ के अंदर काइंड ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो प्राइवेट चीज़ों में या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा इन कंट्रीज़ में, अभी ऑब्वियसली बात है, पब्लिक सेक्टर को साइलेंट करके जो, हाँ, उसको ज़्यादा फोकस करा जाता है। अब उसके अंदर जब वो बबल क्रिएट होता है ना, जब एक हाईएस्ट ऑल टाइम हाई पे जब इकॉनमी इनकी चली जाती है, तो वो बबल फटता है, इकोनॉमिक बबल, और फिर वो नीचे थोड़ा सा वो डाउन स्लाइड में आता है। क्योंकि यूएसए के अंदर और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ना, अगर आप कभी अपने रिश्तेदारों से बात करो, उधर ना लोग जॉब्स के लिए, ऐसा नहीं है कि सबके पास होती है, उधर भी बहुत लोग परेशान हैं। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो यूएसए में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में क्राइम रेट अच्छा खासा है। वहाँ लोगों के पास जॉब धंधा और वो सब नहीं है, रोटी जोड़ने के लिए भी उनको मतलब बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है। जब तक है जान मूवी आपने देखी होगी, उसके अंदर शाहरुख खान कहता है कैटरीना कैफ से कि आपके लंदन के अंदर पाउंड्स कमाना बहुत मुश्किल है, सिर्फ एक काम से पेट नहीं भरता, इसलिए अलग अलग काम करने पड़ते हैं मुझे। उसके बाद क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। जब अनएम्प्लॉयमेंट का फीचर क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म फीचर हो जाए, जब बेरोजगारी एक कंट्री का, एक इकोनॉमी का, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर क्या होता है, एक विशियस साइकिल देखने को मिलती है हमें पॉवर्टी की, रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन होना, जबकि फुल क्या कहते हैं इसका, फुल डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए कंट्री के अंदर। आइडल कंडीशन तो यही कहती है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, वक्त ज़माने के हिसाब से ना बदलना, और जो ग्लोबल रियलिटीज़ हैं उनके साथ मिसमैचिंग होना, ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ मैच ना कर पाना,
इसकी वजह से जब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वीक हो जाए लॉन्ग टाइम में, और लोगों को फिर क्या कहते हैं दिक्कतें होने लग जाएं, और लंबे समय तक नौकरियां वगैरह देश में क्रिएट ना हो पाए, जिसकी वजह से ऑब्वियस ये बात है लंबे समय तक लोग बेरोजगार हैं और काफ़ी ज़्यादा सेक्शन बेरोजगार है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और ये क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट कभी कभार ऐसा नहीं है कि हमेशा देश का स्ट्रक्चर होता है, कभी कभार प्राइवेट इंडिविजुअल का उससे भी होता है कि अगर लगातार एक विशेष साइकिल चली आ रही है किसी एक रीजन की, एक पॉवर्टी की, वो देश में बहुत सारे रीजन जो है वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज बन गए, वो मेट्रोज बन गए, वहाँ पर मॉल्स, हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ आ गया, लेकिन कुछ कुछ रीजन देश के ऐसे हैं जहाँ पर फोकस ही नहीं करा सरकार ने, कभी डेवलपमेंट करने का सोचा भी नहीं, तो उस पर्टिकुलर रीजन में भी क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नए कभी कभार टेक्नोलॉजी भी, जैसे ऊपर लिखा है ना कि यूज ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी, यहाँ पर ये अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन बढ़ रहा था, ये वाला पॉइंट। ठीक है। मतलब ये ना होना, इसका अभाव होना कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी यूज ना करना एक अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज बन रहा था। अब अगले ही इसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज करना, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना बेरोजगारी का कारण बनेगा, जिसकी वजह से एक बर्थ लेता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीन्स, आर्टिफिशियल लर्निंग, रोबोटिक्स, इनकी वजह से होने क्या लगा है कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस करा जाने लगा है, और जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो हैं, इनको साइडलाइन करा जाने लगा है। ठीक है। लेबर सेविंग डिवाइसेस, हमने इसके बारे में बात करी थी, वो 2 करोड़ की मशीन के बारे में, कि अगर ऐसी कोई एम्प्लॉय कर ली जाए तो बंदा ये सोचता है कि इतने तो मैं लेबर्स को, हाँ पार्ले जी वाले एग्जांपल, कि इतने तो मैं लेबर्स को सैलरी दे ही रहा था, इससे बड़ी तो किस्तें चली जाएंगी, और जब ये किस्तें खत्म हो जाएंगी तो एक और ऐसी मशीन लगाकर ये सोच करके मैं लेबरों को ही मतलब सैलरी दे रहा हूँ, है ना, और एक और मशीन ऐसी लगा लो। तो सम वर्कर्स आर टेंड टू बी रिप्लेस बाय मशीन्स, एंड दिस इज द न्यू रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, कि आबादी बढ़ती चली जा रही है लेकिन मशीन्स बहुत सारी जॉब्स छीनती चली जा रही हैं। ठीक है। अब जैसे मुझे कोई बोले ऑनलाइन हमारी क्लास चल रही है, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स में कितनी ड्रामेबाजी होती है, एक पोछा वाला रखना है, अब क्या कहते हैं कोई लाइट ख़राब हो रही है तो इलेक्ट्रिशियन बुलाना है, फिर उस बिल्डिंग का किराया देना है, और अलग अलग फैकल्टीज़ को सैलरी देनी है, बच्चों के लिए टेबल कुर्सियाँ बेंच लगानी है। अब मेरे पास क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, एक लैपटॉप है, गूगल मीट है, पेन टैबलेट है, ये माइक है। ठीक है। कुछ नहीं करना है मुझे, किसी को नहीं रखना है, मेरे पास एक सिंगल खर्चे का कोई वो नहीं है, जितना पैसा आएगा वो पूरा मेरे पास आएगा फाउंडेशन कोर्स से, यूट्यूब से, ये वो करके, है ना। तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं लोगों की बेरोजगारी का कारण बन रहा हूँ लेकिन एक मैं बात बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है, यही चीज़ बहुत ज़्यादा और जगह पर जॉब्स क्रिएट कर सकती थी। अगर ये इंस्टीट्यूट होता तो बहुत सारे हो सकता है लोगों को काम धंधा मिल जाता, कि फॉर एग्जांपल जो क्या कहते हैं साफ करता कोई, उसके लिए मैं रख लेता, या किसी के पास कोई किराया जाता, या फिर क्या कहते हैं पोछा झाड़ू वाले तो कोई ना कोई रखता ही है, फैकल्टीज़ के लिए कुछ ना कुछ खाना वगैरह जो आता है तो वो तो बनता ही है। मतलब परमानेंट अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता, लेकिन उसमें भी फिर देखो ये चीज़ ना फिक्स नहीं है, मैंने बोला ना जैसा कि हमेशा इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल होती हैं, बेरोजगारी रियल लेवल पे बहुत एक अलग लेवल से काम करती है। अब आपको लगता है कि जो मैं 14,999 में या फिर अलग अलग रेट्स पे जो ये फाउंडेशन कोर्स ये मैं चला रहा हूँ, कि अगर ऐसा होता तो क्या फिर मैं इतना ही 15,000 रुपये रेट रखता क्या इस फाउंडेशन कोर्स का? नहीं ना। तो ऑब्वियसली बात है, फिर मैं भी यार 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे वाले कोर्स लॉन्च करता, क्योंकि यार मैं अब किसी को सैलरी मंथली बेसिस पे देनी है, फैकल्टीज को सैलरी देनी, वो अपनी जेब से थोड़ी ना दूंगा। बात ये होती है। कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर्स सच एज कंस्ट्रक्शन, केटरिंग और एग्रीकल्चर, जहाँ पर लेबर जो एम्प्लॉयड होते हैं डे टू डे बेसिस पर, दिहाड़ी के बेसिस पर, तो वहाँ पर देयर आर चांसेस ऑफ कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, या फिर डिमांड का गिर जाना, ओनरशिप का चेंज हो जाना, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना और वो कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यू नहीं होना। ठीक है। और ये वाली चीज़ ना, जो वही मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाना, विच आर टर्मिनेबल एट एनी टाइम, ये होती है कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। तो समझ गया ना यहाँ पर, मतलब ये चीज़ काइंड ऑफ अगेन ये लेबरर्स के ऊपर ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हम ये टॉपिक तो वैसे भी हम इनवॉल्ट्री का पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल पर्सन को ये नहीं पता है कि अगर आज मेरे पास नौकरी है तो कल को रहेगी कि नहीं रहेगी। इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल मुझे लगता है जो मैं सबको देता हूँ वो है
आइसक्रीम फैक्ट्री के वर्कर्स, इनके पास ना हमारे देश में 6 महीने काम होता है और 6 महीने काम नहीं होता है। गर्मियों में शहर में क्वालिटी वॉल्स और मदर डेयरी वाले इनको बुला लेते हैं, इतनी आइसक्रीम भर भर के पैदा करवा लेते हैं कि अगले 6 महीने सर्दियों तक, न्यू ईयर तक, होली तक वो स्टोर रहती है आइसक्रीम्स, ठीक है। बाकी 6 महीने ये अपने गांव में वापस जाकर खेती बाड़ी वगैरह या फिर शहरों में ही कोई रिक्शा विक्शा चलाना और कोई और काम करते हैं, मतलब है। तो इनको ये पता है कि आज अगर हम जहाँ पर हैं तो फॉल इन डिमांड की वजह से या किसी भी एक चीज़ के, मैं आइसक्रीम वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी वजह से वो जीते जैसे मालिक के बोल देगा कि यार सर्दियों में तो कोई ज़्यादा इतनी आइसक्रीम खाता नहीं है और अब तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो अब तुम लोग चले जाओ। अब करा क्या मालिक ने, पहले से ही मतलब बनवा कर वो रखवा लिया। या कंपनी कंपनी जो है उसकी ओनरशिप चेंज हुई, जैसे अब इलॉन मस्क आया, उसने ट्विटर खरीदा, अब उसने बहुत सारे लोगों को, सीईओ को इधर उधर को, स्टाफ्स को इधर उधर उथल पुथल कर दिया, नहीं चाहिए भाई, हटाओ इसको, इसको हटाओ, उसको हटाओ, ये करो वो करो, मैं देखूंगा, ये चीज़ है। या फिर किसी एक चीज़ का मतलब आप कहीं पर पढ़ा रहे हो, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, जैसे बायजूस में पढ़ा रहे हो, आप अन अकेडमी में पढ़ा रहे हो, आप वेदांतु में पढ़ा रहे हो, कहीं पर भी पढ़ा रहे हो, और वो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया उधर इंस्टीट्यूट के साथ और वो रिन्यू नहीं हुआ मान लो, तो बस चीज़ खत्म। और बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं, जैसे जो सेमी गवर्नमेंट टाइप ऑफ जॉब होती है वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, सुना होगा मयूर आपने, है ना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रन करती हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं। किसमें, कैजुअल में और डिस्गाइज में? डिस्गाइज में मयूर वो ऐसी जगह पर पर्सन एम्प्लॉयड है जहां पर उसकी जरूरत भी नहीं है, वो दिखाने दिख रहा है कि एम्प्लॉयड है, वहां पर उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रोडक्टिविटी उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में जीरो लेवल की ऐड कर रहा है। यहां पर पर्सन कुछ टाइम के लिए रहा है, एम्प्लॉयमेंट, पैसे मिले हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर उसकी रही है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती यहां पर इन्वॉल्व है। उसके बाद यहाँ पर जो डिस्गाइज है ना, डिस्गाइज में क्या था कि अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी, तो जबरदस्ती अंदर एक मतलब जहाँ पर जरूरत ना भी थी उसकी, वहाँ उस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व था। यहाँ पर जरूरत जब तक थी तब तक पर्सन को रखा गया और बाद में उसको निकाल दिया गया किसी ना किसी रीजन देकर या किसी ना किसी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की चेंज होने की वजह से। यहाँ पर पर्सन ने मतलब काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर पर्सन की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ना, लेबर जिसको हम बात कर रहे हैं कि एक पर्सन कितना अहम पिलर है, मतलब इसने कुछ ना कुछ करा है, मतलब कुछ महीने, जैसे अब आप कहोगे वहां पर भी करा है, लेकिन वहां पर क्या है कि वो करता चाहे ना करता, उसने एहसान नहीं करा है वहां पर, वो नहीं भी करता तब भी वो वाला काम चल जाता। जैसे हमने काम वाली की जैसे एग्जांपल लिया कि यार 3 मोर देन नफ हिंदुस्तान परिवार में, अगर हम पूरी 200 करोड़ की आबादी को देखें, वैसे तो एक ही होता है, एक से ज्यादा ऊपर तो कोई बढ़ेगा भी नहीं, लेकिन दो भी, चलो मैं दो को छोड़ के तीन मैंने बोला, तीन तो मोड़ देना, वो उसमें भी कोई दो और आ जाए कि ये भी करवा लेंगे, ये भी हाथ बंटवा लेंगे, और कोई बात नहीं, आप जितनी पगार दे रहे हो आप उतनी देना, हम सब मिलकर बांट के मतलब वो बांट लेंगे। तो वो दो लोग फालतू में आ रहे हैं, मतलब उनका कोई मतलब नहीं है। आप तो बल्कि सोचोगे चोरी चकारी करने के लिए बुला रहे हैं इनको। ये हमारी सही बात है, ये भी क्लोरोफ्लोरोफॉर्म सुखा सुखा कर अभी सबको सब कुछ ले जाएंगे। हाँ यही होता है, ये जो कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि लेबर भी कभी कभार जैसे बहुत वो करते हैं, कभी कभार अगर लेबर को घमंड आ जाए ना कि हमारी वजह से काम धंधे, ये जो समोसे की रेडी छोले भटूरे की दुकान है और ये हमारी वजह से लग रही है, 3 3 महीने 4 4 महीने के लिए गाँव भाग जाना, ये भी चीज़ होती है। अब जैसे क्या होता है कि बहुत सारी लेबर ना गाँव में इसलिए भग जाती है, जब वहाँ पर हार्वेस्टिंग का टाइम आता है ना, तो वो लोग एमपी यूपी वगैरह या फिर अपने जहाँ जहाँ उनके खेत वगैरह होते हैं वो वापस चले जाते हैं, फसल की कटाई का टाइम आता है, शहरों में जहाँ पर भी मतलब वो छोले भटूरे वगैरह या फिर कहीं पर भी ढाबों वगैरह में काम कर रहे होते हैं, तो वो चले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दे आर कैजुअली अनएम्प्लॉयड, और फिर वो जाकर ना ये कैजुअल अनएम्प्लॉयड से शिफ्ट होकर फिर वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड बन जाते हैं खुद ही जाकर। हालांकि देख रहे हो ये टॉपिक हम लोग इनवॉल्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला ना बेरोजगारी रियल फॉर्म में बहुत अलग तरीके से एग्जिस्ट करती है, थ्योरेटिकली तो कोई कहने को तो कुछ भी कह लो। हार्वेस्टिंग हुई, गांव से कॉल आया, कटाई होने वाली है फसल की, पहुंच जाना इस हफ्ते, होली की छुट्टी बोलकर गया पर्सन,
और लौटा नहीं फिर 1 डेढ़ महीने तक, या फिर उसने कहा चलो कटाई हो रही है अब यहीं पड़े रहो, कोई नया काम धंधा ढूंढ लेंगे, अब मंगल बाजार में छोले भटूरे लगाकर शनि बाजार वालों से बात कर लेंगे। समझ गए? और फिर पर्सन ने जाकर नई जगह पर ये बोला कि हाँ बताओ, मैं तो क्या कहते हैं 7 8 साल हमने काम करा है, छोले भटूरे बनाना आते हैं, सब कुछ ही आता है, वो आता है, तो कौन नहीं रखेगा फिर उसे अगर जान नीड नहीं होगी तो। ये चीज तो पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है देख रहे हो, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का, केस के सब कैटेगरीज क्या है, लेकिन यहाँ पर पर्सन वॉलंटरी मूव कर गया कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट से, और कैजुअल भी खुद छोड़ कर गया है, मतलब उसने खुद ही अपनी जिंदगी मतलब ये कैजुअल वाली बना ली है, और उसके बाद जाकर डिस्गाइज बन के जाकर, अगर इनको इनका अगर इनका फूड वेब और वैसा फूड चेन बनाना चाहो ना इन सारे के सारी कैटेगरीज को जोड़कर, तो बहुत सारी तिकड़म मिलेंगी यहाँ पर आपको। क्या ऐसा भी तो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं है ऐसा पॉसिबल, कहानी की फॉर्म में बन सकती है। फिर बात करते हैं लास्ट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। पर्सन्स आर एम्प्लॉयड ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन इन सम सेक्टर्स, और इसमें भी ये बिल्कुल फिट होता है आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल अगेन। ठीक है, गर्मियों के अंदर मतलब वो एम्प्लॉय करना। सम सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, जहां पर लेबर वर्क एक पर्टिकुलर सीजन के लिए रहते हैं, दे आर एम्प्लॉयड, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, बाकी रिमेनिंग टाइम के लिए वो लोग बेरोजगार रहते हैं। अब यही चीज ना जो कैजुअल से वो डिस्गाइज बनकर गया ना, अब यही एग्जाम्पल यहां पर देख लो, वो खेत में काम कर रहा था, कटाई हो गई, अब वो ना शहर आ गया, मतलब उल्टा कर दो ऊपर वाले एग्जाम्पल को यहाँ पर, पहले वो छोले भटूरे की दुकान छोड़कर गांव चला गया हार्वेस्टिंग के टाइम पर, होली की छुट्टी लेकर, अब वो कटाई हो गई वहां पर, कोई होली वोली के टाइम पर गया था, हार्वेस्टिंग वगैरह पूरी वहां पर हो गई, अब वो शहर चला आया कि कुछ नहीं है मतलब वहां पर करने को, तो शहर में जहां पर उसने किराए पर लेकर या फिर कहीं पर भी अपने बीवी बच्चों को रखा हुआ था, वहां उसने बैटरी रिक्शा लेकर खड़ा कर रखा था, अब आराम से बैटरी रिक्शा चला रहा है दिल्ली में, या कोई भी काम कर रहा है। एक कंस्ट्रक्शन साइट मिल गई जहां पर फिर वो इतने टाइम तो कटाई करवा ली, फिर वो अपने भाई को, अपनी वाइफ को, अपने 2 बेटों को और खुद को एक किसी शहर ले गया, और वहां पर जाकर एक ठेकेदार से बात करी, कंस्ट्रक्शन वर्कर बन गया, जब तक वो बिल्डिंग बनेगी 6 8 महीने, गांव जाने का टाइम होगा नहीं, तो अगेन यहां पर आ गए ये लोग। ऐसे भी होता है। और अगर मान लो कि गांव में रुकने का सोच रहे हैं कि नहीं नहीं आ पाए, मतलब शहर वगैरह नहीं आ रहे, तो उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर हम एग्जांपल पकड़ के चलें, तो अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी क्रॉप जो है वो 12 महीने तक लगा रहता है, वो एक अब कोई नीला कुरिंजी की खेती तो हो नहीं रही यहाँ पर कि 12 साल में फूल खिलेगा तब तक 11 साल तक खेती करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या, एक पर्टिकुलर सीजन के लिए पर्सन एम्प्लॉयड है, मान लो कि राबी सीजन में पर्सन ये है, लेकिन खारिफ सीजन के अंदर पर्सन अनएम्प्लॉयड हो गया, सिंपल। हाँ, जिसको नहीं जाना है शहर मतलब वो हो गया अनएम्प्लॉयड, लेकिन जिसको जाना है फिर उसके लिए मतलब ये सीजनल तरीका है, मतलब समझ रहे हो ना कि मतलब जहाँ हार्वेस्टिंग होगी तो पर्सन मतलब फिर आगे बढ़ जाना है कहीं और, किसी और जगह पर, किसी और शहर में, कोई और काम धंधे के लिए। अब एक क्वेश्चन है कि जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, इट इज नॉट प्रेवलेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर अलोन, एल्यूसिडेट, सिर्फ खेती बाड़ी वाले उसमें नहीं दिखता गया, जहां पर आपने बात करी ना वो 3 एक्स्ट्रा लोग जो इन्वॉल्व है जिनकी जरूरत भी नहीं है, तो ये सिर्फ इसमें नहीं दिखता है। देखो, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रेवलेंट वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में है, क्योंकि गांव वगैरह में या फिर खेती बाड़ी के पास और कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी क्या, मतलब वोकेशन मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी क्या ही मिलेगी पर्सन को आउटसाइड एग्रीकल्चर। दूसरा क्या रीजन होता है इसका, जॉइंट फैमिली सिस्टम, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन वगैरह, तो वो लोग सोचते हैं कि खेत में ही काम कर लो, यहाँ से जाकर क्या काम धंधा पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, अच्छा वाला यहाँ से रोटी पानी आ रहा है, कोई बात नहीं, हाथ ही बंटवा लेते हैं, पिताजी की मदद ही हो जाती है, बड़े भैया की मदद ही हो जाती है। ठीक है, बाकी पर्सन खुश है, हल बैलों के साथ बातें कर रहा है, गाना गा रहा है, खेतों में बंदियों के साथ घूम रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाली चीज़ सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर तक कन्फाइंड नहीं है कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ खेती बाड़ी वाले सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी। क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं दैट इट मतलब दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ऑल्सो। अब ये शॉकिंग बात है कि पीएसयूज या पीएससी की बात ये कर रहा है कि यहां पर भी देखने को ये मिल सकती है। कैसे? जहां पर ऐसा देखा जाता है कि भर भर के सरकारी एग्जाम निकाल निकाल कर या कैसे भी करके भर्ती होकर जो एम्प्लॉयज हैं वो भरते बहुत गए हैं,
लेकिन उस पोटेंशियल पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कोई काम नहीं कर रहा क्योंकि सरकार की तरफ से कोई नया प्रोजेक्ट या कुछ भी आ नहीं रहा है। अगर मान लो कि कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, मान लो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उनका कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वहां पर जो एम्प्लॉयज है वो तो ज़्यादातर टाइम के लिए खाली ही बैठे हैं ना, बस वो आ रहे हैं, कभी कभार आते भी नहीं है, बाबू वगैरह से बोलकर अपनी अटेंडेंस वगैरह लगवाते कि काम ही नहीं है, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं आ रहा बड़े टाइम से, खाली बैठे हुए हैं। और इसके लिए काम आती है सरकारी नौकरियां, मतलब ये आप ऐसा समझो ये पीएससी नहीं बोल रहा है, ये आपको एक्चुअली ये ना फ्रस्ट्रेशन में क्रिटिसाइज कर रहा है सरकारी नौकरियों को, क्या आइडल पड़े हुए एम्प्लॉयज पूरे साल। इट इज बिकॉज मैनी अ टाइम्स मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन द एक्चुअल नीड्स, मतलब लेकिन ये वाली चीज़ क्योंकि ओवरऑल सारे गवर्नमेंट सेक्टर में देखने को मिलती नहीं है। जो सेकंड लाइन आ गई यहाँ पर थोड़ा सा, अब हम बैकआउट कर जाएंगे इस पहले वाले फंड से, क्योंकि यहाँ पर सरकारी नौकरियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। हम तो सरकार से ये डिमांड करते रहते हैं कि ज़्यादा सीट्स क्रिएट करो, देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर हम पहली वाली लाइन को पकड़ कर चलें, नंबर ऑफ पीपल आर फाउंड ऑलमोस्ट आइडल, बिल्कुल खाली बैठे हुए ऑल द टाइम, देख रहे हो लाइन भी देख लो, ऑल द टाइम। ये चीज़ सिर्फ भाई सब सरकारी नौकरी में ही वो है, तो एक बार की मेहनत है और उसके बाद मज़े मज़े, ठीक है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।